बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम से वो स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। करैक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ किसकी, ऑफ एंजाइम्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने ये बताना है। तो ये आपने इसमें देख लें कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो दो बातें इसने यहाँ बताई हैं। एक तो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और दूसरा वो गोल होते हैं, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर उनके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शंस को, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको तेज़ कर देते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो वो रिएक्शन भी कभी भी प्रोसीड ना हो या बहुत स्लो प्रोसीड हो। और सबसे बड़ी बात ये है, विदाउट बीइंग यूज्ड। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी कि ये खुद इस्तेमाल नहीं होते, बस ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। और इसी वजह से एंजाइम बहुत थोड़े भी हों तो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही वो कहना चाह रहा है नेक्स्ट लाइन में भी कि दे आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इसी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर रखे जाते हैं क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एंड दे आर रिक्वायर्ड चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है, चाहे जितना मर्ज़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट हो, तो उसको भी ये कैपेबल होते हैं किस में कन्वर्ट करने के, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के कैपेबल होते हैं। तो बहुत थोड़ी मिकदार में ये मौजूद होते हैं। उसके बाद ये है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर से मुराद ये है कि आम तौर पे, हमेशा तो नहीं होता, ऑफनली जो एक एंजाइम है, वन एंजाइम सिर्फ एक ही तरह का, वन टाइप का ही रिएक्शन प्रोसीड करवा सकता है, वन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये हर रिएक्शन के अंदर, आम तौर पे बात कर रहा हूँ, हर रिएक्शन को ये प्रोसीड नहीं करवा सकता। यानी आम तौर पे ये होता है कि एक एंजाइम का एक ही तरह का जो है वो रिएक्शन हो करवाता है, दूसरा एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन को वो प्रोसीड करवाएगा। तो ये आपने इसमें बता देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ये बताएंगे सेंसिटिविटी के हवाले से कि दे आर वेरी सेंसिटिव। ये बहुत हसास होते हैं टू टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एटसेट्रा। यानी एंजाइम जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा टेम्परेचर हाई हो जाए ये डीनेचर्ड हो सकते हैं, इनकी काम करने की क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। पीएच बहुत ज़्यादा वेरी कर जाए तब भी ये क्या हो सकते हैं, डीनेचर्ड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके काम के अंदर रुकावट डालते हैं, लिहाजा दे आर वेरी सेंसिटिव होते हैं। ये आपने इसके अंदर बता देना है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर्स। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अकेले ही काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम को एक दोस्त की ज़रूरत होती है जिसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ भी वर्ड यूज़ किया गया है सम, कुछ, सारे नहीं, ठीक है। इसके बाद एंजाइम्स जो हैं दे आर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद ये है कि जैसे अगर आपने एक पत्थर को उठाना हो और अपने हाथों से उठाना हो, और या आपके पास एक लीवर हो और तब पत्थर को उठाना हो, तो आपको कब आसानी होगी, तो आप कहेंगे ये लीवर से उठाया है। अब उठाया पत्थर आपने ही है, लेकिन पत्थर को उठाने में जब लीवर का इस्तेमाल किया तो आपको अपनी ताकत कम इस्तेमाल करनी पड़ी। इसी तरह रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे होते हैं, अगर वो आउटसाइड द बॉडी की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन वही रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तो बहुत ही कम एनर्जी के साथ उनको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज एंजाइम्स आर देयर। एंजाइम्स उसी रिएक्शन को जो बॉडी से बाहर अगर करें तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी की एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, तो वो बहुत जल्दी और बहुत कम एनर्जी से वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। ये भी एंजाइम का एक बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है। आखिर में जाके एक बॉक्स को डील कर लेते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं वो पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं। पोटेंशियली डैमेजिंग का मुराद ये है कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कब? व्हेन प्रोड्यूस एट रॉन्ग प्लेस, अगर उनको गलत जगह पे प्रोड्यूस कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये देंगे बुक के हवाले से कि हमारा स्टमक के अंदर जो हमारा मैदा है, जो स्टमक के जो सेल्स हैं, ये मैं बना रहा हूँ, बल्कि पहले मैं स्टमक बना के दिखाता हूँ आपको। ये आप लोग देखें, ये एसोफेगस आ गई और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ गया, स्टमक आ गया, और ये हैं वो स्टमक के सेल्स, ये हैं वो स्टमक के सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं इनमें प्रोडक्शन के लिए। ये आपने खाना खाया, दिस इज़ प्रोटीन, ये प्रोटीन है, और ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में सेल के अंदर। उसका नाम होता है पेप्सिनोजिन, ठीक है। अब याद रखें बायो में जहाँ जहाँ पे आखिर में ये GEN आ रहा है, ये सारे के सारे एंजाइम क्या हैं, इनएक्टिव हैं। जैसे ट्रिप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन, ठीक है। तो ये जिन का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इस सेल को मैं आपको मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, एक मिनट ज़रा। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वो सेल है, दिस इज़ द सेल ऑफ द स्टमक वॉल्स। इसके अंदर ये देखें, ये है हमारा क्या, ये एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन के बाहर एक कवरिंग रखी जाती है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, और इस कवरिंग का एक ऑर्गेनल का नाम बनता है लाइजोसोम। अब होता ये है कि जैसे ही पेप्सिनोजिन बाहर आता है, ये देखें ये पेप्सिनोजिन सेल से बाहर आ गया, यहाँ भी पेप्सिनोजिन कहाँ आ गया, सेल से बाहर आ गया, और ये इसको इसने बाहर निकाल दिया, लाइजोसोम ने, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब बाहर जाके, ठीक है, ये दूसरा कोई सेल है, इससे प्रोड्यूस होगा HCl, यानी एक सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, पेप्सिनोजिन, दूसरे ने क्या प्रोड्यूस किया, HCl। तो पेप्सिनोजिन और HCl मिलने के बाद क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पेप्सिन। अब पेप्सिन जब ये बन जाएंगे तो पेप्सिन याद रखें, एक तो ये एक्टिव फॉर्म हो जाएगी, यानी अब ये किसी प्रोटीन को नहीं बख्शेगा और ये प्रोटीन को जाके तोड़ना शुरू कर देगा। पहले इसने नहीं तोड़ा था, पहले किए था पेप्सिनोजिन। तो ये सेल से बाहर आके HCl से मिला है, ठीक है, और तब जाके ये पेप्सिन। तो आप कहेंगे ये सारी कहानी करने का फ़ायदा क्या हुआ। देखें, अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि सेल के अंदर कितनी % प्रोटीन होती है, 50% प्रोटीन ड्राई मैस का। अगर ये पेप्सिनोजिन अंदर ही पेप्सिन बन जाए तो अंदर ही हमारे अपने ही सेल्स को ये तबाह बर्बाद कर देगा और हमारा सेल मर जाएगा। इसी वजह से पहले इस ख़तरनाक बम को बाहर निकाला जाता है इनएक्टिव फॉर्म में,
बाहर जाके इसको एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि बाहर अब खाना मौजूद है और खाने में क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। अब उसको बेशक ये तबाह कर दे, कम से कम सेल को ये तबाह ना करे। तो अगर ये सेल के अंदर के प्रोड्यूस होगा, अगर अपनी इनएप्रोप्रिएट जगह पे जाके ये एक्टिव हो जाएगा तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर बाहर जाके ये एक्टिवेट हो रहा है तो फिर क्या होता है, तो फिर जाके ये बाहर इस प्रोटीन को जो है वो तोड़ता है। अब आप ये कहेंगे कि बाहर जाके प्रोड्यूस हो गया तब भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर्स में कि सेल्स के बाहर म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, ताकि बाहर जो ये मम बन चुका है, पेप्सिन बन चुका है, वो दोबारा सेल्स के साथ टकराने ना पाए। तो ये कहानी है इसकी तमाम टॉपिक की। तो किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।